स्मार्ट लर्निंग कैंपस में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल में अभी हाल ही में 60,000 से ऊपर भर्ती आई है, जिसमें आज से नई क्लास हम लोग यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस भर्ती में 150 यानी 150 में 37 प्रश्न जो होंगे वो सिर्फ हिंदी के होंगे, और हिंदी के केवल सेट मात्र लगाने से आपको एक अच्छा स्कोर भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए सेट को ज़रूर लगाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है अनुभूति, विस्मृति, बोझ या शांत। तो हम लोग जानते हैं बोध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान यानी अनुभूति। विस्मृति से मतलब क्या हो गया? यानी जो हम लोग भूल जाते हैं। शांत का मतलब शांत रहना। बोझ ये भी नहीं होगा, तो हमारा अनुभूति बिल्कुल सही होगा। अनुभूति यानी ज्ञान की प्राप्ति। बोध के कई सारे समानार्थी और भी हो सकते हैं, जैसे हो गया एक ज्ञान हो गया, एक अनुभूति हो गया, साथ में प्रबोधन भी हो सकता है, प्रबोधन। इसके अलावा स्मृति भी हो सकता है, प्राप्ति भी हो सकता है अपने आप में। ये कई सारे मतलब इसके समानार्थी हो सकते हैं। अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। पहला है 3 नगर का नाम बताइए। 3 नगर, ये नहीं होगा। फिर है 3 नगरों के नाम बताइए। ये कुछ ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों का, ये यहाँ पे का गलत आ गया है। और फिर 3 नगर के नाम बताइए। तो यहाँ पे 3 नगरों, यहाँ पे नगर 3 है, तो यहाँ पे ये बहुवचन में जाएगा। 3 नगरों के नाम बताइए। ये हमारा राइट आंसर होगा, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ तो हम लोगों को पता होना चाहिए। पुष्कर जो होता है उसके समानार्थी क्या होते हैं? पुष्कर के जलाशय, जलाशय होता है, सरोवर होता है, ये सारे पुष्कर के होते हैं। पोखरा होता है, और हम लोग का क्या होता है? तालाब भी होता है। ठीक, तो हमारा ट्रेन का नाम ये बिल्कुल गलत हो गया, मूषक गलत हो गया, नदी के नाम होगा नहीं, सरोवर ये हमारा राइट आंसर होगा। हम लोग को सारे समानार्थी पढ़ते हुए चलने। पुष्कर के 4 मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं अक्सर। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? जलाशय भी हो सकता है, सरोवर भी हो सकता है, पोखरा या तालाब। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ तो जटिल अपने आप में क्या होता है? जटिल यानी व्यर्थ हो नहीं सकता है, यानी बेकार, गंदा भी नहीं होगा, असंभव। जटिल का मतलब होता है कठिन हो सकता है, असंभव नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। पेचीदा यानी टेढ़ा, कोई काम बोलते हैं बहुत जटिल है, यानी टेढ़ा है, पेचीदा है। इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। कठिन हो गया, जैसे कठिन भी हो सकता है, मुश्किल, ये सारे एक तरीके से जटिल के ऑप्शन हो सकते हैं, समानार्थी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। पढ़ते हैं। तुम इसके दाम देते जाओ। फिर दूसरा क्या है? तुम इसका दाम देते जाओ। तीसरा क्या है? तुम इसके दाम देते जाओ। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तुम इसका दाम देते जाओ, इसमें भी गलत है। अब इन दोनों में कोई सही होगा, तो तुम इसके दाम देते जाओ राइट होगा। इसके दाम देते जाओ, ये वाला हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तुम इसका दाम देते जाओ, कोई मतलब नहीं, इसका दाम, इसके दाम होगा, देते जाओ। अगला देखते हैं। ये प्रश्न देखिए। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैनेन्द्र मुक्ति बोध के लिए जो जैनेन्द्र कुमार को जो पुरस्कार दिया गया था, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था ये।
इसी के बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो सरस्वती पुरस्कार है ये सरस्वती पुरस्कार जो पहला दिया गया था वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पहला सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और बोला जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी जो लेखक थे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी लेखक जो थे, तो वो थे सुमित्रा नंदन पंत। ये भी आपको याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत जो थे उनको भी क्या मिला था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में। 1900 और किसके लिए मिला था, ये मिला था चिदम्बरा, उनकी जो कृति थी चिदम्बरा, उसके लिए मिला था ये भी आपको याद रखना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी सरस्वती पुरस्कार और ज्ञानपीठ। अगला देखिए नीचे जो दिया चौथा, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये कौन सा पुरस्कार था, तो ये पुरस्कार जो दिया गया था अभी हाल ही में 2021 में पदम सिंह शर्मा जी को दिया गया था 2021 में। किसको, ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, ये 3 इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए क्या होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण वो होता है, प्रा का मतलब होता है विशेष, क्या होता है विशेष, और विशेषण यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की क्या बताए, विशेषता बताए। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, थोड़ी ही भूख है यानी थोड़ी ही भूख है, थोड़ी भूख है, ठीक है ना, ये विशेषता विशेषण की विशेषता बता, थोड़ी भूख है। फिर बच्चे समझदार हो गए हैं, इसको पढ़ लिया। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, बहुत सुंदर फूल नहीं, बहुत ही सुंदर फूल है, यहाँ पे भी देखिए प्रविशेषण है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, खट्टे तो होते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, कुछ ज़्यादा, तो यहाँ पे भी प्रविशेषण है। किसमें नहीं है, बच्चे समझदार हो गए, इस पे नहीं कहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन था किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, सब में है, पहले में है, तीसरे में है, चौथे में, दूसरे में नहीं है, तो 7वें का दूसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। फिर दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। पहला, डर के मारे चोर दौड़ गया, डर के मारे चोर दौड़ गया। दूसरा है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ललित को 2 बेटियां हैं, तो ललित के 2 बेटियां होंगी, को नहीं होगा। कर्म ही जीवन की कसौटी है। इसमें देखिए डर के मारे चोर दौड़ गया, चोर दौड़ता नहीं है, डर के मारे हमेशा भागता है, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक, ये भी गलत ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दूसरा और चौथा, कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो हम लोग को एक बात याद रखनी चाहिए कि कर्म ही जीवन की कसौटी, कसौटी का मतलब क्या होता है, कसौटी का मतलब होता है कि परखना, परख। तो कर्म ही जीवन, काम से, किसी काम के द्वारा जीवन में किसी को परखा नहीं जा सकता है, यहाँ पे ये कसौटी चीज़ गलत आई है। फिर यह देखिए परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है हमको। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अध्यापिकाएं ये लिखा हुआ है, ठीक, इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करें तो सिंपल सा है, ये बहुवचन है अध्यापिकाएं, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो अध्यापिका प्लस ये होगा, साफ साफ ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो झूठा सच है ये उपन्यासकार जो थे यशपाल की रचना है। किसकी है, यशपाल की रचना है। इनकी और 2 अन्य रचनाएं जो बहुत ही फेमस हैं, आपको याद रखनी, दिव्या पार्टी, एक याद रखनी है यशपाल की, दिव्या, ये अक्सर पूछ लेता है, दिव्या पार्टी, कॉमरेड, और एक और रचना है दादा कॉमरेड,
ये इनकी अन्य कृतियाँ भी यानी रचनाएं भी हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, झूठा सच। अगला देखते हैं, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ। तो लाल पीला होने का सही अर्थ क्या होता है कि बहुत अधिक क्रोध करना होता है, लाल पीला हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बहुत क्रोध करना, लाल पीला होना। अगला क्वेश्चन, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा, तो गाढ़ा का क्या होगा? इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पतला, गाढ़ा का पतला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मा, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान, महेश, ये तीनों फिर रिक्त स्थान जगह का संचालन करती हैं। तो इसमें ब्रह्मा के साथ तीन हमारे भगवान जिनको हम बोलते हैं, हमेशा नाम लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सबसे पहले बीच वाले में तो हमेशा विष्णु आएगा, ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा विष्णु पहले में आ रहा है, तो यही वाला हम लोग को मारना है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये तीनों शक्तियाँ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा शक्तियाँ, ठीक, कुछ इसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ी, शक्तियाँ जगह का संचालन करती हैं। अगला देखते हैं, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ, तो हम लोग को पता होना चाहिए, उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो तौलना, ये ऊपर जो है, ऊपर, ऊपर का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग उर्द बोल सकते हैं। अगर इसका पर्यायवाची है ऊपर का तो उर्द हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है ऊपर का? उन्नत हो सकता है, ये ऊपर के हो सकते हैं, या फिर गगन स्पर्शी भी हो सकता है, ये ऊपर का हो गया, ठीक है। बादल का आप लोग सब जानते हैं, सिंपल सा है। बादल के क्या होते हैं समानार्थी? जलधर हो गया, जलद हो गया, मेघ हो गया, ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। अब्र हो गया, ये एक नया है, ये आपको याद रखना है, आ भी सकता है अब्र, या फिर वारीधर, ठीक है ना। ये बादल के हो गए आपके। और तौलना, तौलना जो होता है उसका होता है माँ, माँ का अर्थ होता है तौलना, ये वाला माँ, ठीक। तो उप का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? समीप। बाकी आपको और भी हमने इसीलिए बता दिए हैं समानार्थी कि आपको पता होने चाहिए, इसलिए तीनों और भी बता दिए हैं। अगला देखते हैं, फिर इसके बाद एक पंक्ति दी हुई है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, इसमें पूछा गया है कि कौन सा अलंकार पूछा गया है? रूपक होगा, अनुप्रास होगा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो रूपक अलंकार को सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है। रूपक अलंकार ये होता है कि जहाँ उपमेय और उपमान के मध्य भेद रहित आरोप किया जाए, यानी कोई इसमें भेद ना समझ में आए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। और आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे कर्मधारय समास की भी क्या होती है? उपस्थिति होती है। रूपक अलंकार में कर्मधारय समास की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे बोला गया राम रतन धन पायो, क्या बोला गया? राम रतन धन, यानी धन कैसा है? जो धन मिला है वो राम रतन धन मिला है हमको। तो इसमें हमारा क्या होगा? रूपक अलंकार होगा, ठीक है। आपको पहला ऑप्शन पता चल गया है कि जिसमें उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो। हम आपको बताएंगे, आप जब अलंकार का वीडियो पढ़ेंगे उसमें उपमेय और उपमान का हम अर्थ भी बताएंगे क्या होता है उपमेय उपमान। अभी आपको ये समझना है कि जहाँ पे दो चीज़ों पे कोई भेद समझ में ना आए, दोनों चीज़ सेम हो, धन का अर्थ भी वही हो और राम का भी यहाँ पे अर्थ सेम बताया गया, राम रतन धन हमको मिला, जो धन मिला राम रतन धन पायो, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। फिर दूसरा है अनुप्रास अलंकार, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार यानी वर्णों की समानता, जहाँ हम लोग को बार बार देखने को मिलती है, वर्णों की समानता, वर्णों की समानता जहाँ 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 हमको देखने को मिलती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके भेद भी कभी पूछ देता है, भेद अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनित्यानुप्रास। खैर ये हम लोग को जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, खैर इतना याद रखना है कि 5 इसके भेद होते हैं अनुप्रास के। फिर उपमा को भी देख लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार ये होता है कि
जैसे दो वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य जहाँ रूप को लेकर, गुण को लेकर, आकृति आदि को लेकर समता प्रदर्शित की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यानी दो लोगों को लेकर उनमें तुलना की जाती है, तुलना, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल लेके भी हम अब इसको बता सकते हैं उपमा अलंकार का। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, उसका मुख चंद्रमा के समान है। उसका मुख किसके समान है? चंद्रमा के, चंद्रमा के समान है। ठीक, तो अब इसमें देखिए उपमा में क्या, उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है, चंद्रमा नहीं है लेकिन चंद्रमा के समान है उसका मुख। किसके समान है? चंद्रमा। या उपमा तुलना करी गई है, लेकिन जो रूपक होता है उसमें सीधे कोई तुलना नहीं की जाती, सीधे समानता व्यक्त की जाती है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये रूपक और उपमा में अंतर होता है। इसके बाद चौथा है उत्प्रेक्षालंकार। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्प्रेक्षालंकार में क्या होता है कि इसमें आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी, मनु मानो, जनु जानो। अगर ये वर्ड शब्द आते हैं कहीं पे तो आपको जनु जानो, इस टाइप के अगर शब्द आते हैं कहीं पे तो आपको उत्प्रेक्षालंकार पे टिक कर देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन, चित्रा मृदुल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कलिया। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ये जो रचना है ये मृदुला गर्ग की है। वर्ष 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित उपन्यास मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक, तो इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कृष्णा सोबती जी हैं। ठीक है ना, कृष्णा सोबती, इनको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1980 में कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। और इसके बाद 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन है 18वां, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें बोला गया है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो आपको पहले बात पता होनी चाहिए कि उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग या तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान रखिए। उपमेय होता है, हम आपको जल्दी जल्दी बता देते। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म, और चौथा जो होता है वो होता है वाचक शब्द। क्या होता है? वाचक शब्द। अब जल्दी से हम चारों को बता देते हैं ये होता क्या है। उपमेय का होता है जो उपमा देने योग्य है, जो उपमा देने योग्य है वो उपमेय होता है। और उपमान का मतलब होता है यानी धारण करने वाला, उसने धारण क्या किया है, वो होता है उपमान। ठीक, साधारण धर्म जो होता है धारण करने वाली वस्तु, यानी धारण करने वाली जो वस्तु है वो क्या है, वो साधारण धर्म में जाती है। और जो वाचक शब्द होता है तो समानता बताने वाला जो शब्द होता है, दोनों की समानता जो बताता है वो हमारा क्या होता है? वाचक शब्द होता है। ठीक, अब इसमें बोला पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात जो है, ये पीपर पात जो शब्द आया है वो उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो आपको बता दें पीपर पात जो होगा वो होगा हमारा उपमान। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, उपमान होगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि उपमेय क्या होगा, तो उपमेय इसमें जो होगा वो हमारा मन होगा। क्या होगा? ये मन जो होगा वो हमारा क्या होगा? उपमेय होगा। फिर इसमें जो है साधारण धर्म है, साधारण धर्म जो होगा हमारा वो होगा हमारा डोला। ये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। कुछ भी पूछ दे इसमें आप बता सकते हैं, ये हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। और जो वाचक होगा, वाचक हमारा सरिस हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा, तो आपको हमने चारों अंग इसमें बता दिए कौन कौन से क्या होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो काफूर होना का सही अर्थ होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भाग जाना। अगला देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो काली घटा यानी बादल आ गए हैं, और का घमंड घटा, घमंड यानी घट गया है। तो यहाँ पे शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है, जब भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, फिर 21वां है, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो निरंतर हम लोग क्या करेंगे? निरंतर हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं भर्ती के लिए, तो यहाँ पे प्रयास बिल्कुल सही आएगा। आगे देखते हैं, फिर 22वां क्वेश्चन, सियार का गुण स्वभाव रिक्त स्थान, और फिर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो सियार एक मांसाहारी पशु होता है, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? धूर्ता होती है और चालाकी होती है। इसका नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनना है। मैं आपको प्रणाम किया हूं, ये गलत है, ये गलत हो गया। मैंने आपसे प्रणाम किया था, आगे पढ़ते हैं एक बार, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। तो मैंने आपसे प्रणाम गलत हो जाएगा, मैं आपको ये भी गलत हो जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मैंने आपको प्रणाम किया था। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तपस्विनी, परोपकारिणी, तेजस्वी, हंसनी। तो इसमें तेजस्वी शब्द जो होगा वो पुल्लिंग शब्द होगा, तेजस्वी ये पुल्लिंग शब्द होगा, बाकी ये तीनों हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो हमको पता होना चाहिए, सबसे पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, वानप्रस्थ, इसके बाद आदमी क्या ले लेता है? संन्यास ले लेता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, थोथा चना बाजे घना, मुहावरे के अर्थ का चयन करें। पहला है, चने रूपी खिलौने से खेलना, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, बहुत आवाज़ करना। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित का एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होगा वो होता है कुछ। तीसरा शब्द, तीसरा यानी ऑप्शन बिल्कुल सही। फिर आगे देखते हैं, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको मैं गद्यांश पूरा दिखा दे रहा हूँ और इसमें 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। ये आपको गद्यांश मैंने दिखा दिया है पूरा, ठीक। इसको पढ़ के यहाँ पे कुछ ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप करेंगे, ठीक है। इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आप देखने के बाद आपको ये कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आज सबसे बड़ा संकट क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपको ही करना है। 28 और 29 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28-29 आपको करने हैं। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? उपाय संबंधित नहीं है। उपाय का मतलब क्या होता है? उपाय का मतलब क्या होता है? तो उपाय से संबंधित नहीं है। साधन, साधन का मतलब क्या होता है? साधन का मतलब होता है कि हमको कोई उपाय सूझा, यानी हमें कोई साधन पता चला, ठीक है, ये तो होगा, ठीक। तरकीब, हमको एक तरकीब सूझी, हमें एक उपाय, ये भी होगा। फिर क्या है? युक्ति, युक्ति भी क्या है? हमें एक युक्ति, ये भी उपाय से रिलेटेड है। लेकिन ये तो हो गए, कौन सा लेकिन उपाय संबंध कौन नहीं है? तो ये है विलक्षण। ये क्या है? विलक्षण। विलक्षण का मतलब क्या होता है? विलक्षण का मतलब होता है विशेष उसके लक्षण दिखें। क्या दिखे? विशेष लक्षण, उसको बोलते हैं विलक्षण। तो यानी इसका मतलब जैसे कोई आश्चर्यजनक कोई चीज़ दिख जाए, आश्चर्यजनक हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, या फिर विचित्र, ये विलक्षण होता है, ये उपाय में नहीं आता है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगला देखते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप में उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में सही उक्ति का चयन करें। लोक में प्रचलित उक्ति, ये तो बहुत सिंपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ, लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति, ठीक। फिर इसके बाद सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का, तो सुप्त का विरुद्धार्थी का मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है, विरुद्धार्थी यानी विलोम। विलोम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? विलोम। तो सुप्त का यानी सोया हुआ, और इसका विलोम होगा जागृत। इसका जो होगा जागृत होगा। साथ में ये भी जानिए कि पौरस्थ का मतलब क्या होता है? पूर्वी दिशा। इसका मतलब होता है पूर्वी दिशा। क्या होता है? ये होता है पूर्वी दिशा। इसका अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। गर्मी को आप जानते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 33। तो रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। इनको अन्य प्रमुख रचना है, इनकी एक और है काशी की 80, ये भी एक इनकी प्रमुख रचना है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इनकी एक और रचना है, कौन सी हमने बताई? काशी की 80, ये एक और रचना है इनकी, ठीक, अन्य रचना। अगला देखते हैं। विज्ञान के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल की या फिर के से लेकर रिक्तस्थान शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और परंपरा रही है। तो यहाँ पे विजय से लेकर अभय परंपरा रही है, ये नहीं होगा। प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर एक अनूठी परंपरा रही है, कहीं हद तक सही लग रहा है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल के नवाचारों से लेकर आहत परंपरा, आहत का मतलब कुछ नहीं हुआ। फिर प्राचीन काल की कर्मों से लेकर अकाट परंपरा, ये भी नहीं है। तो उपलब्धियों से लेकर अनूठी परंपरा रही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य पहचानना। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोरों का भी हम लोग बोलते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, ये भी गलत है। मोरों के पंख, फिर मोरो आ गया। हमारा क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, फिर रिक्त स्थान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो यहाँ पे हम लोग स्थापित समझ में आ रहा है। 36वें का कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन हमको कहीं ना कहीं शिवलिंग ही स्थापित किया था और निर्माण के पूर्व। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 36 के बाद 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने 3 क्वेश्चन इसीलिए एक्स्ट्रा आपके लिए दिए हैं, 2-3 रखे हैं ताकि आप लोग करें। 37 क्वेश्चन आते हैं यूपी कांस्टेबल भर्ती में, लेकिन हमने 40 क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए हुए हैं ताकि 2-3 क्वेश्चन आप करें, ठीक। फिर 37वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? संख्यावाचक विशेषण उसमें उसको कहते हैं जिसमें संख्या होती है। जैसे उसमें क्वेश्चन दिया कुर्तों के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, यहाँ पे 2 आया, ये एक संख्यावाचक है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, 50 ग्राम, यहाँ पे भी संख्या आई है 50 ग्राम। फिर सैकड़ों लोग मारे गए, यहाँ पे कोई संख्या नहीं आई है। फिर 1 किलो, यहाँ पे भी संख्या आई है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिया है, गलत। मैंने आम ले लिए हैं, ये कहीं हद तक सही लग रहा है, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमने होगा नहीं, मैंने आम लिए हैं, ये भी गलत होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, करते ता है, ती है जब आता है तो क्या होता है? भविष्य होता नहीं है, भूतकाल होता नहीं, भविष्यत काल होता नहीं, वर्तमान जरूर होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आखिरी क्वेश्चन, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। विकल्पों, सागर जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ये नहीं होगा। फिर अग्रजा, अग्रजा का अर्थ क्या होता है? अग्रजा का अर्थ होता है बड़ी बहन। क्या होता है? बड़ी बहन, इसका अर्थ होता है। तो ये हमारी स्त्रीलिंग हुई। छात्र, ये भी हमारा क्या हुआ? पुल्लिंग। और राजन, राजन का अर्थ क्या होता है? राजा, जो एक पुल्लिंग है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कवर किए, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको हमने
घर के लिए दिए हैं, ताकि जब हम लोग अगले वीडियो में उपस्थित होंगे तब आप उसका ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में दें, हमको देखने को मिले। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये प्रैक्टिस सेट देखकर आपको भी अच्छा लगा होगा। आप इसके रोज़ाना अगर यूं ही प्रैक्टिस सेट केवल हिंदी के लगाएंगे, सिर्फ कोई तैयारी नहीं, सिर्फ हिंदी के ही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और इसमें कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने बताएं। आपको रोज़ाना डेली जितने भी वीडियो पढ़ते हैं, आपको अपनी ईमानदारी से रोज़ सेट लगाने हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।